माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 5 ग्रिफिथ इलेक्ट्रोडायनेमिक बुक न्यू एडिशन 4th के चैप्टर नंबर 5 का, जिसमें लेक्चर 5 में हमारे पास टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी या फिर इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से किसी भी नेम से ही आ सकता है। अब हम कहते हैं अगर हमारे पास एक वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम से चार्जेस जो हैं वो फ्लो करते हुए बाहर आ रहे हैं, तो उस वॉल्यूम के अंदर जो चार्जेस हैं वो उतने ही कम होंगे जितने वो बाहर आ रहे हैं। ठीक है, अगर वो बाहर आ रहे हैं तो वो कम होते जाएंगे। एक चीज़ है जैसे इसमें से 5 कूलम चार्जेस जो है वो पास कर रहे हैं, 3 कूलम चार्जेस जो है वो बाहर आ गए हैं, तो अंदर कितने रह गए? 2 कूलम। तो अंदर जो चीज़ फ्लो कर जाती है, बाहर जितनी अंदर रह गई, उस चीज़ को हम कहते हैं कि डिक्रीज ऑफ चार्ज फ्रॉम सम वॉल्यूम इज़ इक्वल टू द फ्लो आउट ऑफ चार्ज। अंदर कितने चार्जेस कम हो रहे हैं? जितने बाहर आ रहे हैं। ये वैसे ही समझाने के लिए लिखा। ठीक है, अब हम लिखते हैं कि इफ़ वॉल्यूम इज़ इनक्लोज्ड बाय सरफेस एस, द टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस विल बी। उससे पहले हमने ये देखो, ये वाला जो था ना, ये पिछला लेक्चर था। पिछले लेक्चर में हमने वॉल्यूम करंट डेंसिटी फाइंड की थी, और वॉल्यूम करंट हमारे पास क्या आया था? जेड डॉट डी ए। ये वो करंट था जो किसी एक वॉल्यूम से पास आउट कर रहा था। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को लेके, पिछला लेक्चर ज़रूर लेना है आप लोगों ने, इसी इक्वेशन को लेते हुए हम ये नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी करते हैं। ठीक, मतलब ये उसके फ़ौरन बाद आता है, इस इक्वेशन के बाद इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब इसमें हमने कहा है कि अगर हम, अब इसमें से फ़र्क क्या है, यहाँ पे एक इनक्लोज्ड सरफेस आ गया। ठीक है, सिर्फ एक इनक्लोज का साइन आया। वो क्यों आया? क्योंकि अगर हम एक वॉल्यूम को एक सरफेस के अंदर क्या कर दें, इनक्लोज कर दें, तो तब उसमें से कितना करंट पास होगा? वो करंट, ये वॉल्यूम से तो करंट पास हो रहा है, लेकिन उसको क्या कर दिया? इनक्लोज कर दिया। एक वॉल्यूम को एक सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया। पहले हमने इनक्लोज नहीं किया था, तो वॉल्यूम से करंट कितना निकल रहा था? इस क्लोज को हटा के जे डॉट डी ए। ठीक है, ये तो हमारे पास वॉल्यूम के लिए होता है, लेकिन अगर हम उसको इनक्लोज कर दें तो तब यहाँ पे ये साइन आएगा क्लोज का, और ये चीज़ बाकी वही रहेगा। तो अगर हम कहें कि इफ़ वॉल्यूम इज़ इनक्लोज्ड बाय सरफेस, टोटल करंट कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस विल बी दिस। अब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जे जो है वो वॉल्यूम करंट है, तो वो हमारे पास क्या होगा? वेक्टर। और एरिया तो हमें पता है कि वो भी क्या, वो तो होता ही वेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि ये वेक्टर क्यों होता है। फिर उसके बाद अब हमने सरफेस से किस में जाना है? वॉल्यूम। जब हमारे पास वेक्टर्स हों और हमने सरफेस से वॉल्यूम में जाना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं? डाइवर्जेंस थ्योरम। अब डाइवर्जेंस थ्योरम होता क्या है? ये चीज़, ये फॉर्मूला है डाइवर्जेंस थ्योरम का। ठीक है, सरफेस से किस में जाना है? क्लोज सरफेस से हम जाते हैं वॉल्यूम में। तो हमारे इस केस में क्या है? ए की जगह जे डॉट डी ए इज इक्वल टू वॉल्यूम डेल डॉट ए की जगह फिर जे और डी डॉट। अब हम किससे चले गए? वॉल्यूम में आ गए। ठीक, तो अब ये करंट है, ये वो करंट है जो सरफेस से आउट हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम एक हमने क्या लिया? हमने एक सरफेस लिया, और इसमें हमने क्या कर दिया? एक वॉल्यूम को इनक्लोज्ड कर दिया। अब हम कहते हैं कि इस वॉल्यूम से निकल के इस सरफेस से जो करंट निकलेगा, वो करंट हमें बताना है। ठीक है, तो वो करंट, ये करंट है। दिस इज़ द करंट कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, चार्ज पर यूनिट टाइम कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। हम ये कह सकते हैं, या ये क्या है, या हम कहते हैं कि ये करंट है, और करंट को हम क्या कह सकते हैं? चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये करंट है जो सरफेस से निकल रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये चार्ज पर यूनिट टाइम कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस मीन्स के ये करंट ही है। तो कुछ बुक्स में ये है, कुछ बुक्स में ये लिखा हुआ है। अब हमने इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्यों कहा है? क्योंकि अब इसमें देखो, चार्ज जो है कंजर्व्ड हो रहा है। कैसे हो रहा है? जितना चार्ज जो है वो बाहर निकल रहा है, हम कहते हैं कि चार्ज जो है वो जितना बाहर निकल रहा है सरफेस से, उतना ही डिक्रीज़ हो रहा है। जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर से क्या होगा? डिक्रीज़। ठीक है, अगर 5 था, 3 बाहर गया, तो अंदर डिक्रीजन कितनी हुई? 2 रह गया। ठीक है, 3 की डिक्रीज़ होगी, तो जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर से डिक्रीज़ होगा। तो चार्ज तो क्या हो गया? कंजर्व। तो सिंस चार्ज इज़ कंजर्व, अमाउंट ऑफ चार्ज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज इक्वल टू द डिक्रीज ऑफ चार्ज इनसाइड। इसीलिए हमने जो है चार्ज पर यूनिट टाइम के साथ क्या लगा दिया? नेगेटिव साइन। ठीक है, ये कंजर्वेशन शो कर है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को लिख सकते हैं इसके इक्वल, क्योंकि हमने कहा है ना कि यही चीज़ किसके इक्वल है? करंट के। तो हमने इसको इक्वल ले लिया करंट के।
ठीक है, साथ में आ गया नेगेटिव साइन। अब इसमें नेगेटिव साइन जो है वो हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि आउटवर्ड फ्लो डिक्रीज द चार्ज लेफ्ट इन वी। जितना चार्ज बाहर गया उतना ही अंदर रह गया, उतना ही अंदर डिक्रीज़ हुआ। अब हम यहाँ पे डी क्यू की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। डी क्यू इक्वल होता है, वॉल्यूम की बात हो रही है तो रो डी टाउ। क्यू की वैल्यू निकाली कैसे, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करके, इंटीग्रेशन और ये डेरिवेटिव कैंसिल, रो डी टाउ। अब इसमें डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, क्यू की वैल्यू सॉरी, ठीक है, क्यू की, ये पार्शियल में पार्शियल टी बाहर आ गया, साथ में वॉल्यूम, इंटीग्रेशन रो डी टाउ। अब हमने क्या किया, यहाँ से अगर हम माइनस साइन बाहर ले लें, ये नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर ये इंटीग्रेशन से कैंसिल हो गए तो डेल डॉट जी और ये डी टाउ भी कैंसिल हो गया, इक्वल आ गया दिस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यू या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद है हमारे पास स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ा था कि हमारे पास चार्जेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेस्ट पे होते हैं। ये अगर सोर्स चार्जेस है मेरे पास, ये क्या है, रेस्ट पे हैं। और अगर ये रेस्ट चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस को हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, कांस्टेंट होती थी, इसलिए हमने उनको बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। हमने क्या किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्जेस पढ़े जो कि क्या थे, रेस्ट में थे, और उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, कांस्टेंट थी, इसलिए उनको कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर हम आए मैग्नेटोस्टैटिक में हमने कहा कि चार्जेस मूव कर रहे हो, लेकिन कैसी मूवमेंट हो उनकी, कांस्टेंट, मीन्स कि वो कांस्टेंट मूव कर रहे हो। अगर वो कांस्टेंट मूव कर रहे होंगे तो उनका करंट क्या होगा, स्टेडी। उनके पास जो मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वो कांस्टेंट होती थी, ठीक है, और करंट उनका क्या था, स्टेडी करंट। अब स्टेडी करंट को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि स्टेडी करंट क्या है। अब उनके पास कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड थी, इसीलिए हम क्या कहते थे कि वो मैग्नेटोस्टैटिक, मतलब वो मूव तो कर रहे हो लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हो, उनमें कोई चेंज ना आ रहा हो, या पढ़ेंगे अभी हम कहते हैं स्टेडी करंट वो करंट होता है कि जो चेंज ना हो रहा हो विद टाइम के साथ। ओके, मीन्स कि उसकी वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। स्टेडी करंट का मतलब है कि कॉन्टीन्यूस फ्लो हो, इस तरह ना हो कि पाइलिंग अप हो जाए। जैसे कि अगर हमारे पास ये है, इस तरह बिल्कुल ना हो कि यहाँ पे कुछ जगह चार्जेस ज़्यादा हैं फिर कम है, फिर ज़्यादा है फिर कम है, इस तरह से बिल्कुल ना हो, बिल्कुल स्मूथ हो इस तरह से। इस चीज़ को हम बोलते हैं स्टेडी करंट, कॉन्टीन्यूस फ्लो, जो कि चेंज ना हो रहा हो टाइम के साथ। ये तो चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, कहीं ज़्यादा कम, फिर ज़्यादा कम, टाइम इतना आया, कम हो गए, टाइम ज़्यादा, फिर आगे टाइम गया तो फिर ज़्यादा हो गया, इस तरह से। तो स्टेडी करंट मीन्स कॉन्टीन्यूस फ्लो डेट हैज़ बीन गोइंग फॉर एवर विदाउट चेंज एंड विदाउट पाइलिंग अप टुगेदर। अगर हम कहते हैं कि वो चेंज नहीं हो रहा विद टाइम, उस ठीक है, फ्लो है, कांस्टेंट है उसका, इसका मतलब क्या हुआ कि उस चार्ज की जो डेंसिटी है वो भी डिपेंड नहीं करती टाइम के ऊपर। हम कहते हैं स्टेडी करंट के लिए चार्ज की डेंसिटी भी क्या करती है, इज़ नॉट डिपेंड्स अपॉन टाइम। अगर चार्ज डेंसिटी जो है इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, तो हमने पढ़ा था कि ये चीज़ किसके इक्वल होती है, डेल डॉट जे, अभी पीछे पढ़ के आए हैं। अगर हम इसमें रो को ज़ीरो पुट कर दें, ये चीज़ अभी पढ़ के आए ना, इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी से आई है, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अगर हम डेल डॉट रो को ज़ीरो पुट कर दें तो डेल डॉट जे भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ये जितने पॉइंट्स थे स्टेडी करंट के बुक में लिखे हुए थे, मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए। स्टेडी करंट वो होता है जो कि कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रहा हो विद टाइम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या चार्जेस जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, मूव तो कर रहे होंगे, लेकिन उनकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, अनएक्सेलरेटेड नहीं होगी, नहीं होगी, सॉरी, एक्सेलरेटेड नहीं होगी, अनएक्सेलरेटेड होगी। इस चीज़ को छोड़ो, बस आप लोग ये याद रखो कि वेलोसिटी हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। फिर हमारे पास आता है बायोट-सवर्ट लॉ, जिसमें हम देखते हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन करंट और मैग्नेटिक फील्ड। अब हमें पता है कि जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो क्या करते हैं, करंट प्रोड्यूस करते हैं, और जैसे ही करंट प्रोड्यूस होता है तो उस करंट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड जो होती है प्रोड्यूस हो जाती है। तो हमने रिलेशन देखना है इसमें करंट और मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी, जो कि उस वायर के अराउंड बनी है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो इसके गिर्द क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी।
अब कूलम्स लॉ हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास जो हमने डेरिवेशन की थी वो प्रूफ नहीं थी, उसका कोई प्रूफ नहीं था, वो एक्सपेरिमेंटली आई थी, ठीक है। एक फार्मूला था वो एक्सपेरिमेंटली आया था। तो इसी तरह ये रिलेशन भी है, एक्सपेरिमेंटली आया, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लाइक कूलम्स लॉ। अब इसके एक्सप्लेनेशन में जाते हैं। हमने क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया, एक्स वाई और जी, और हमारे पास अभी क्या है, एक करंट कैरिंग वायर अभी बनाएंगे, और हमें क्या करना है, एक पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करनी है तो करंट कैरिंग वायर बनाए सकती है। सबसे पहले हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और हमें इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। इसकी करंट कैरिंग वायर है और वो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने रखी हुई है। अब हम क्या करते हैं, इसमें से एक स्मॉल सा पोर्शन ले लेते हैं, लेंथ एलिमेंट। लेंथ एलिमेंट क्या होता है, डी एल। अगर मैं इतना सा पोर्शन डी एल ले लूँ और मुझे इस डी एल की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी वो फाइंड करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमने पहले चैप्टर्स में भी, जितने भी चैप्टर 1 2 पढ़ा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते थे तो हम एक स्मॉल पोर्शन की फाइंड कर लेते थे, फिर उसके बाद उसको इंटीग्रेट करते थे तो पूरी वायर, ये पूरी चीज़ की आ जाती थी, पूरी लेंथ एलिमेंट की आ जाती थी, हमारे पास पूरे वॉल्यूम की आ जाती थी। जैसे एक सिलेंडर था तो हमने एक स्मॉल पोर्शन लेके, या कुछ भी, समझ आ गया ना आप लोगों को। अब हमने क्या किया, एक लेंथ एलिमेंट ले लिया डी एल। सबसे पहले हम इसके इंटीग्रेशन इस पे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन ले लेंगे तो हमारे पास पूरी वायर की आ जाएगी। तो अभी मैंने डी एल लेंथ एलिमेंट लिया, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पे क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबसे पहले वो फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूँगी, पोजीशन वेक्टर्स जो हैं वो ड्रॉ कर लूँगी। सबसे पहले तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इस लेंथ एलिमेंट तक एक पोजीशन वेक्टर, और फिर उसके बाद ओरिजिन से इस पॉइंट पी तक एक वेक्टर, और एक वेक्टर जो इन दोनों को ज्वाइन करे। अब जो ये वेक्टर है मेरे पास, ये क्या है, आर प्राइम। ओरिजिन से पॉइंट पी तक आर, ठीक है, आर वेक्टर है तो इनके ऊपर वेक्टर्स लगा देने, पोजीशन वेक्टर्स है ना ये। और जो इनको ज्वाइन कर रहा है वो ये आर, ठीक है, जो कि सेपरेशन वेक्टर हम बोलते हैं। तो ये डायग्राम समझ आ गई। वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई जी एंड वी हैव अ करंट कैरिंग वायर। ओके, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। सबसे पहले तो हमें पॉइंट पी पे फाइंड करनी है, तो ये मैंने आगे पीछे लिखा है, अगर हो जाए तो आप लोगों ने खुद अपनी वर्डिंग में लिख लेना इसको, ठीक है। मैंने भी खुद लिखा है, बुक से पढ़ोगे तो सेम यही बातें हैं। उसके बाद अब यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये जो पॉइंट पी है ना, जहाँ पे फाइंड करनी है, जिस पे फाइंड करनी है, तो इसको हम बोलते हैं फील्ड पॉइंट। तो फील्ड पॉइंट लिख दिया, ना लिखो तो पॉइंट पी भी काफ़ी है। फिर उसके बाद हमने कहा कि कंसीडर अ लेंथ एलिमेंट। हमने यहाँ पे एक लेंथ एलिमेंट डी एल ले लिया। अब ये डी एल लिया है, लेकिन देखो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर प्राइम। मतलब ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है, आर प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है। तो इस डी एल के ऊपर भी क्या आएगा, प्राइम। तो इन आर प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम इट इज़ डिनोटेड बाय डी एल प्राइम। तो मैंने यहाँ पे जो डी एल लिखा है मैं उसको क्या लिख दूँगी, डी एल प्राइम। इसकी भी वजह समझ आ गई। अब हमने क्या किए हैं, नाउ वी डिफाइन टू पोजीशन वेक्टर्स। हमने दो कौन सा पोजीशन वेक्टर लिए हैं, एक पोजीशन वेक्टर ये लिया है और एक पोजीशन वेक्टर ये लिया है। ये वाला तो सेपरेशन है ना जो इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है। तो एक पोजीशन वेक्टर जो है वो ओरिजिन से पॉइंट पी तक था, और एक जो है वो ओरिजिन से लाइन सेगमेंट डी एल प्राइम तक है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने सेपरेशन वेक्टर ड्रॉ किया, उसके बाद हमने क्या किया, ड्रॉ किया सेपरेशन वेक्टर जो कि आर था, इक्वल्स टू आर माइनस आर प्राइम। यहाँ पे सेपरेशन वेक्टर किसके इक्वल हुआ, आर माइनस आर प्राइम। अब ये आर प्राइम वाला कौन सा था, जो कि पोजीशन वेक्टर है डी एल प्राइम का, और ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी का, और जो सेपरेशन वेक्टर था जो इन दोनों को क्या कर रहा था, ज्वाइन कर रहा था, ठीक है। इस तरह से बने थे ना, रुको, ये था, फिर पॉइंट पी पे फाइंड करना था और इन दोनों को ज्वाइन किया हुआ था। ये इस तरह से था ना, ये पॉइंट पी था, यहाँ पे डी एल प्राइम था, ये वाला एक पोजीशन वेक्टर, ये वाला जो है ये पोजीशन वेक्टर पॉइंट इसका,
और जो ये है हमारे पास सेपरेशन वेक्टर। तो मैंने इन तीनों को लिख दिया कि ये सेपरेशन वेक्टर बिटवीन पॉइंट P एंड DL प्राइम। उसके बाद अब हम मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू DL की वजह से किसके इक्वल होगी, आप लोगों ने याद करनी है कि B इक्वल होता है इस चीज़ के, अगर हम D ना लगाएं तो DB इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट, ये पूरी वैल्यू याद करनी है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमने क्यों की, क्योंकि हमने होल वायर की निकालनी है ना, की वजह से होल वायर की वजह से पॉइंट P पे क्या आ रही है वो, तो हमने इंटीग्रेशन ले ली। वो क्यों ली, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ड्यू टू होल। तो इंटीग्रेशन लेंगे, सिंपल इंटीग्रेशन ली तो ये और ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया B इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट। अब हम I को कांस्टेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि डायरेक्शन जो है करंट की भी और DL की भी सेम है। ओके, किस तरह से सेम है, करंट भी इसी डायरेक्शन मूव कर रहा है और इस DL से भी जो करंट मूव करेगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा। तो हम कहते हैं कि इनकी डायरेक्शन सेम है, तो हमने करंट को कांस्टेंट ले लिया। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि कांस्टेंट मींस के यूनिफॉर्म करंट जो है फ्लो कर रहा है पूरी वायर में से, DL से भी वही करंट फ्लो कर रहा है और वायर से भी, तो हमने इसको कांस्टेंट ले लिया। B इज़ इक्वल्स टू कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा सिंपल, और हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये भी अगर हम कांस्टेंट को बाहर ना भी लेना तो B इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट, ये चीज़ भी हमारे पास क्या है, बायर-सवेट लॉ है। और ये जो अगर हमने बाहर इन कांस्टेंट्स को निकाल लिया तो ये भी हमारे पास क्या है, इस चीज़ को भी हम बायर-सवेट लॉ बोल सकते हैं। दोनों जो है उसी की फॉर्म्स है। अब हमारे पास ये जो म्यू नॉट है इसमें ये क्या है, ये परमिएबिलिटी है फ्री स्पेस की, इसको बोलते हैं। और इसके कांस्टेंट है क्योंकि ये क्या है कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होगी कुछ ना कुछ, तो इसकी वैल्यू जो है ये प्रॉब्लम्स में आप लोगों को याद करनी होगी। अब हम जो मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं उस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला, और 1 टेस्ला इज़ इक्वल्स टू न्यूटन पर एम्पियर। अब हम देखते हैं कि जो कूलम्स लॉ है और बायर-सवेट लॉ है वो उनका रिलेशन किस तरह से है कि दोनों ही क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो इस तरह से ये एक दूसरे के क्या है, एनालोगस हैं, और इनका रिलेशन ये है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट हम करेंगे लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग इनफिनाइट करंट कैरिंग वायर पे। और अल्लाह हाफिज़।